हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पहले फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस लिखी हैं जो टॉपिक हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है उसके बारे में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम यहाँ से कर पाएंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक 1 के क्या टॉपिक का नाम था? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स उसके जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे आज हम करेंगे। एंड आई होप कि आपसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एज क्लासिफाइड इन द स्टडी ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस में सबसे पहले टॉपिक में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से आप बताओ कि ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप में नहीं आता है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, सोशल या रिक्रिएशनल? ऑब्वियसली रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, सेकंड है, एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमें करनी है? कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कैसी थी? मनी मोटिव के लिए थी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे थी? सोशल मोटिव के लिए या पर्सनल मोटिव के लिए। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? और नॉन इकोनॉमिक हमने क्या बोला था? जो कि हम फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, कोई सोशल मोटिव, कोई रिलीजियस मोटिव जो है हमारा फुलफिल हो रहा है। मनी मोटिव उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो, सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर अ फीस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो फीस है, पैसे तो इसमें इन्वॉल्व है। फिर टीचर ट्यूटरिंग फॉर पेमेंट, इसमें भी मनी इन्वॉल्व है। अ शॉपकीपर सेलिंग ग्रोसरीज, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? ए, अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर मम्मी है हमारे लिए खाना बना के दे रही है तो वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर फोर्थ बताओ, वेरी इजी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हम उनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। अब फर्दर इकोनॉमिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड, बेस्ट डिफाइंस बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इनमें से बताना है ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी डन फॉर प्लेजर, एब्सोल्युटली नॉट। और वन टाइम सेल ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, वन टाइम आते ही दूर से ही क्रॉस कर देना, साफ साफ बताया था वन टाइम बिल्कुल नहीं होगा, रेगुलर होगा। तो रेगुलर तो यहाँ है। प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू सोसाइटी, फ्री भी बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉफिट मोटिव होना ही होना चाहिए। तो ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट अंडरटेकन रेगुलरली, दोनों पॉइंट्स हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉट है ना, ये आप बहुत अच्छे से देखोगे। अगर क्वेश्चंस में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस रीड आउट कर रहे हो और आपने सिर्फ ऐसे ही जल्दी जल्दी रीड आउट कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो आप आंसर गलत करके आओगे। तो जहाँ पे भी ये नॉट लिखा है ना, आप उसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के देखोगे कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसमें बताना है कि हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स होती है, एलिमेंट ऑफ रिस्क हर फॉर्म में होता है चाहे छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बट सर्टेनिटी ऑफ इनकम कभी भी नहीं। अनसर्टेनिटी होती है, हमें कोई श्योरिटी नहीं होता है, हम अनसर्टेन अनश्योर होते हैं। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा था।
फिर उसके बाद है कॉमर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स, इनमें से कौन से दो कंपोनेंट्स कॉमर्स इंक्लूड करता है। ठीक है, पहले देखो इधर बिजनेस में हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स था। ठीक है, इंडस्ट्री में फर्दर हमारी 3 इंडस्ट्री थी, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, कॉमर्स में फर्दर हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस थे, उन क्लासिफिकेशंस को यहाँ पूछा है कि कॉमर्स में फर्दर 2 कंपोनेंट्स कौन से थे। दिमाग लगाओ थोड़ा, कौन से थे, बहुत ईजी थे। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, मैंने बताया था कि ऑक्सिलरीज को हम एड्स भी लिख सकते हैं। तो एक हमारा ट्रेड है और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब इसमें से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन एड टू ट्रेड। हमारी इनमें से जो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, इसमें हमारे पास 5-6 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताई गई थी जो कि सर्विसेज हमें हेल्प करती है ट्रेड में। अब इनमें से बताओ चारों में से कौन सा एक एड टू ट्रेड है। होलसेलिंग है, रिटेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या बैंकिंग है। सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट एक्सपोजर टू बायर्स एंड सेलर्स विदाउट एनी मिडल मैन इन्वॉल्व इज़ अ फीचर ऑफ। अगर हम डायरेक्टली बायर्स और सेलर्स जो है वो एक्सपोज है, मतलब डायरेक्टली बायर्स एंड सेलर्स अपने आप ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो ये किस ट्रेड का फीचर है। एक्सटर्नल ट्रेड का, ऑक्सिलरीज का, होम ट्रेड का या इंटरनल ट्रेड का। सो द आंसर विल बी इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में जो हम होलसेल और रिटेल करते हैं उसमें ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द 2 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर्ड। ट्रेड को हम कौन से 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, बताओ कौन से 2 टाइप्स हो सकते हैं हमारे। तो आंसर होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल जो हम अपनी ही कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री बाहर किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फिर उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड को हमने फर्दर कितने पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। एक्सटर्नल ट्रेड जो कौन कर रहा है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री, तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में था, जो मैंने कल समझाया था उसमें 2 पार्ट्स लिखे थे, लेकिन मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था, वो कौन कौन से थे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा दिस। ठीक है, फिर है बिजनेस रिस्क अराइज मेनली ड्यू टू। बिजनेस का जो रिस्क है, रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, हमने देखा था कि रिस्क का फीचर क्या है कि वो हर बिजनेस में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी, तो ये ड्यू टू पूछा है कि बिजनेस रिस्क जो है वो मेनली किस वजह से अराइज होता है, किस वजह से होता है वो। तो आंसर है अनसर्टेनिटी एंड अनफोर्सीन कंटेंजेंसी। जो चीज़ें हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या देख नहीं सकते कि ये चीज़ें, ये लाइबिलिटीज़ हमें अराइज होने वाली हैं, उनकी वजह से जो है हमारा बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेबल या प्योर बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क में हमने प्योर पढ़ा था, स्पेक्यूलेटिव पढ़ा था, उसके बाद सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक भी पढ़ा था, बट ये वाले में है फिलहाल। ये जो क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको कि प्योर बिजनेस रिस्क जो है इनमें से किसका, कौन सा एग्जाम्पल है प्योर बिजनेस रिस्क का। इसमें मैंने बताया था प्योर में या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, इसमें कोई भी गेन की पॉसिबिलिटी नहीं है। स्पेक्यूलेटिव में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और नो लॉस नो गेन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटी है, बट इसमें गेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, होगा तो या तो लॉस होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। अगर आग लग जाती है तो उसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, हाँ अगर आग लगी थोड़ी तो थोड़ा लॉस हो जाएगा, नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड अ फैक्टर टू बी एग्जामिन्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमने लास्ट टॉपिक था हमारा कि अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, माइंड में रखने चाहिए, जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि हमें बिज़नेस कैसा करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वही है, बताना है कि कौन सा फैक्टर हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें भी नॉट है। ठीक है, ध्यान रखना है।
सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, ये तो था, सबसे पहला ही पॉइंट था। फिर है साइज ऑफ बिजनेस, ये भी हम देखेंगे कि हमारा साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैसा होना चाहिए। पर्सनल हॉरोस्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसका हमें क्या काम, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है, ये नहीं होगा। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, ये भी होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस रिगार्डिंग फंड, वाइल कंसीडर स्टार्टिंग अ बिजनेस रिगार्डिंग फंड्स। ठीक है, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। लोकेशन ऑफ अ टेम्पल नियर बाय, मंदिर का हमें ऐसे तो कोई काम नहीं है, बिजनेस के लिए तो काम नहीं है। ठीक है, सोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल, नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द रीजन, उस रीजन में कितनी हॉलीडेज मिलेंगी, पर्सनल हॉबीज़ क्या है फैमिली मेम्बर्स की। डेफिनेटली इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल, कि हमारे जो कैपिटल नीडेड है कि हमें कितना पैसा चाहिए और हम उसको कहाँ कहाँ से रेज करेंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, दिस लास्ट क्वेश्चन इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल, और इसका आंसर आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मेरे को देंगे और यहाँ से नहीं देखना है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक नंबर 2। अपने सेकेंड टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा कि जो हम अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करके चलने पड़ते हैं कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेंगे कुछ भी काम बिजनेस शुरू करने से पहले। ठीक है, अब उसमें हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, हम अपना बिजनेस किस किस टाइप से शुरू कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर अंडर विच अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश्ड ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल। इसमें बेसिकली हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है कि हमारे ऑनर कौन होंगे, हमारा जो कंपनी में काम करने का तरीका होगा वो कौन होगा, मैनेजमेंट कौन होगी, कंट्रोल कौन करेगा, रूल्स कैसे बनेंगे, ये सब हमारा किस पर डिसाइड होता है कि हमारी फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म बेसिकली यही होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी फंक्शनिंग कैसी होगी, कंट्रोल कैसा होगा, मैनेजमेंट कैसी होगी। तो ये सब चीज़ें तब डिसाइड होंगी तब हमारी फॉर्म डिसाइड होगी। मेजरली हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है और वही पूरे बिजनेस को रन कर रहा होता है। फिर है जॉइंट HUF, जिसमें एक फैमिली बिजनेस होता है और वही पास ऑन होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। थर्ड है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज़्यादा मेंबर्स इकट्ठे आते हैं, मिलते हैं और उनका जो प्रॉफिट मोटिव है वो सेम होता है और फिर वो मिलके कोई भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। फिर होता है फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। ठीक है, मान लो कि कोई भी फाउंडर हो सकता है, किसी ने भी स्टार्ट किया अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्ट करने के बाद उसने मोटिव बताया कि मेरा मोटिव है कि हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। तो जितने भी कंज्यूमर्स होंगे जिसका सेम मोटिव है कि हाँ हमें भी इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना है, तो वो लोग मिलके और यहाँ पे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वॉलंटरी है, कोई कंपल्शन नहीं है, फ्री टू एंटर फ्री टू एग्जिट। ठीक है, लास्ट हमारे पास कंपनी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लार्ज साइज ऑफ फॉर्म तुम्हें सेटअप करनी है तो। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास ये 5 हैं, इसमें से हम स्टार्ट करेंगे और आज सिर्फ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट HUF और पार्टनरशिप, अभी हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी हमारा एक पर्सन है जिसने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की है वही पर्सन उसको ओन कर रहा है, ओनर भी वही है, मैनेज भी वही कर रहा है और कंट्रोल भी वही कर रहा है। सारा सब कुछ एक ही पर्सन देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है और कंट्रोल भी वही कर रहा है। उसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं बट जो मेन हेड है वो एक ही है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल भी वही लेके आएगा, सारे डिसीजंस भी उसी को लेने हैं, एंटायर प्रॉफिट भी उसका है और रिस्क भी उसी का है। तो कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है, सारे डिसीजंस भी अंडरटेक करेगा,
प्रॉफिट भी उसका, रिस्क भी उसका। फॉर एग्जांपल जो भी हम छोटी सी ग्रोसरी शॉप खोल लें, स्टेशनरी शॉप खोल लें, या कोई लोकल हमारे यहाँ पे आसपास में जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स है बिजनेस की, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इतना लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं वो, कि उनको इतनी सारी कैपिटल रिक्वायर्ड हो या दो से ज़्यादा बंदे रिक्वायर्ड हो उसको मैनेज करने के लिए। तो एक जो है पर्सन वो हैंडल कर सकता है आराम से, इसीलिए उसमें सिर्फ उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही चूज़ किया है, ठीक है। मेन फीचर्स देखो एक बार इसके। सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। डेफिनेटली एक ही ओनर है, सारा सब कुछ वही ओन कर रहा है, प्रॉफिट भी उसका, रिस्क भी उसका। तो सिंगल ओनरशिप है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि लीगली जो है, जो उसका ओनर है और जो वो बिजनेस है, ठीक है। तो जो ओनर है और उसका जो बिजनेस है, उन दोनों को ही हम एक ही ट्रीट करेंगे। जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे कंपनी वगैरह में, उसमें हमारे ओनर अलग हो जाते हैं और हमारा बिजनेस अलग हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा जो ओनर है, जो उस बिजनेस को ओन कर रहा है, और जो वो बिजनेस है, दोनों की ट्रांजैक्शंस हम साथ में कर सकते हैं। हम दोनों को अकाउंट्स या बिजनेस के टर्म्स में एक ही देखेंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें लाइबिलिटी जो है प्रोप्राइटर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्योंकि इसमें आप लाइबिलिटी किसी के साथ, रिस्क किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सारा रिस्क आपका है, सारा प्रॉफिट आपका है, ठीक है। तो इसमें लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और अगर कुछ भी डेट्स होते हैं जो आप पे ऑफ नहीं कर पाते हो बिजनेस में, तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जा सकती है उन ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, ठीक है। मान लो कोई भी लोकल शॉप हमने खोली है और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस होने लग गया है अब, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमें अपनी जो पर्सनल एसेट्स है, कोई लैंड है या कोई और प्रॉपर्टी है, जो हमारी पर्सनल एसेट्स हैं, वो भी हमको यूज़ करनी पड़ सकती है, ताकि हम उस जो शॉप की लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है, उनको मीट करें, ठीक है। फुल कंट्रोल है, डेफिनेटली किसी का कंट्रोल डाइल्यूशन तो है नहीं। प्रोप्राइटर के पास कंप्लीट कंट्रोल है कि वो अपने बिजनेस में क्या डिसाइड करेगा, क्या डिसीजंस लेगा, ठीक है। एंटायर प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट किसका है, उसी का, प्रोप्राइटर का। एट द सेम टाइम सारा लॉस भी उसेगा, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। अब जो भी रिजल्ट होगा वो उसी को झेलना पड़ेगा। ईजी फॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंपनी में, सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है हमारा। लेकिन इसमें अगर किसी को एक छोटी सी शॉप खोलनी है तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। फिर है बिजनेस सीक्रेसी, कोई पार्टनर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, तो हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी है, ठीक है, सीक्रेसी है। अगर एक ही बंदा है, वही सारा काम कर रहा है, उसका मन करेगा तो वो किसी को बता सकता है, अदरवाइज कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, वो उसको शेयर करनी है। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी मेंटेन रहती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस में बी अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकेपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। ये है इसमें कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत लंबी नहीं है। वो जो लाइफ टाइम, जो लाइफ ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर पे। तो जितनी प्रोप्राइटर की लाइफ है उसी पे डिपेंड करती है। अगर प्रोप्राइटर एक दिन बीमार है तो वो शॉप नहीं खोल रहा है, तो शॉप नहीं खुलेगी अनटिल एंड अनलेस वो किसी और को वो दे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज बेसिक हम इतना ही मानते हैं कि जैसे प्रोप्राइटर की लाइफ है वैसे ही बिजनेस की लाइफ है। जो डेथ हो जाएगी, अगर इनसॉल्वेंट हो जाएगा या इनकेपेबल है काम करने के, तो उससे अफेक्ट पड़ेगा। बंद नहीं हो जाएगी तो एटलीस्ट उस पर अफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा बिजनेस पे, ठीक है। इतना समझ में आया सारे फीचर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे होंगे अगर हमें ये फॉर्म चूज़ करें, तो क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें स्टार्ट करने तो तुम कर सकते हो, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग है, हमें किसी से पूछना ही नहीं है कि हम क्या डिसाइड करें, क्या डिसाइड नहीं करें, कोई कंसल्टेशन नहीं ज़रूरत है। जो हमारा सोच कहेगी, हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ भाई मेरे बिजनेस के लिए ये बेस्ट हो सकता है, तो मैं वही डिसाइड करूँगा। डायरेक्ट मोटिवेशन है, मोटिवेशन किससे आएगा, अगर हमने कोई शॉप खोली है, कोई बिजनेस खोला है और वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या वो अच्छा रन कर रहा है स्मूथली, तो ये क्या करेगा हमारे लिए, मोटिवेशन का ही रूप बनेगा कि मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है। तो जो है प्रोप्राइटर, वो सारा प्रॉफिट उसी को जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव मिलता है उसको, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है कि वो और भी अच्छे से काम करे, ठीक है। फिर उसके बाद है बिजनेस सीक्रेसी।
बिजनेस सीक्रेसी है कि इंपॉर्टेंट की जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रखी जाती है, इसमें बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन होती है, कोई डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोपराइटर अपनी पॉलिसीज़ वगैरह कभी भी चेंज कर सकता है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसके लिए भी उसको कंसल्ट करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, क्विकली चेंज कर सकता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट है, प्रोपराइटर जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकता है अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ से। आपने देखा होगा कि हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं कभी कभार मम्मियों के साथ, तो कुछ सर्टेन शॉप्स पे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर बार हंट करेंगे कि कौन सी शॉप में कैसे प्रोडक्ट्स हैं और हर बार हम उनको टेस्ट करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें ग्रॉसरी भी लेनी है तो एक फिक्स शॉप है आउट ऑफ दी 4-5 अवेलेबल इन द मार्केट, कि हम उसी शॉप पे जाएंगे और उसी शॉप से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम हर बार वहीं जाते हैं, तो मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन है हमारा उस सेलर के साथ। तो यहाँ पे भी पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन कर पाता है प्रोपराइटर, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का, तो उनमें एक रिलेशनशिप होता है, तो वो बार बार क्या करते हैं, वहीं से करते हैं परचेज, तो एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने में बहुत हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमारी लिमिटेशंस, कि चलो ठीक है हमने बहुत देख ली कि क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ायदे हमें होंगे, बट कुछ तो लिमिटेशंस होंगी सोल प्रोप्राइटर की। क्या है उसमें? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर तुम्हारा इनसॉल्वेंट हो जाते हो, इनकेपेबल हो जाते हो और डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ओनर की पर्सनल एसेट्स भी क्या हो जाती है, बिजनेस रिस्क से एक्सपोज हो जाती है, कि उसकी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जा सकती है उन ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल है, जनरली लिमिटेड होती है, जितने ओनर है, जो प्रोपराइटर है, ओनर है, उसके पास जितनी कैपिटल है, जितने फंड्स हैं, जितनी मैनेजरियल एबिलिटी है, उतनी ही वो यूज़ कर सकता है। अगर वो किसी से कंसल्ट करने जाएगा तो उसके लिए या तो उसको फीस लगेगी या तो उसको थोड़ा सीक्रेसी रिवील करनी पड़ेगी। तो एनी ऑफ दीज अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसके पास जितने भी फंड्स हैं और जितनी भी उसके पास मैनेजरियल पर्सनल स्किल्स है मैनेज करने की उस बिज़नेस को, वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप में जैसे 2 से ज़्यादा हम पर्सन्स को, पार्टनर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, बट इसमें सबसे लिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है। फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सारी एक्सपर्टीज़ एक ही बंदे के पास तो हो नहीं सकती है कि उसने स्टार्ट किया है तो बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके पास जितनी भी नॉलेज है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, वो उतनी ही नॉलेज अप्लाई करेगा, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक बिजनेस जो है प्रोपराइटर की डेथ और इनकेपेसिटी के बाद स्मूथली रन नहीं कर सकता। अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो इनकेपेबल हो जाता है बिजनेस करने के, तो उससे अफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा बिजनेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेड एक्सपेंशन, लिमिटेड कैपिटल और मैनेजरियल रिसोर्सेज, हमारे पास कैपिटल भी लिमिटेड है, मैनेजरियल रिसोर्सेज भी कम है, तो उसकी वजह से हम अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी कि अगर हमें एक्सपैंड करना है तो अपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिट तक ही हम एक बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। और सूटेबल कहाँ कहाँ है, हमें कौन कौन सी चीज़ों में सूटेबल है ये फॉर्म? सबसे पहले है स्मॉल रिटेल शॉप, स्मॉल सर्विस बिजनेस, ब्यूटी सैलॉन्स, लोकल रिपेयर शॉप, स्मॉल रेस्टोरेंट्स, मतलब एक स्मॉल स्केल पे अगर हमें कोई भी बिजनेस रन करना है तो हमारे लिए सूटेबल फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। लेकिन जैसे हम उसको एक्सपैंड या ग्रो करना चाहेंगे, स्मॉल से मीडियम पे ले जाना चाहेंगे, तो हमें उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है सोल प्रोप्राइटर के बारे में? फर्स्ट हमारा पूरा डन है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप वेरी वेल डन। अब नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या बताया था कि हमारा एक फैमिली बिजनेस है, कोई भी मान लो तुम्हारा फैमिली बिजनेस होगा किसी का, तो उसमें क्या है कि फैमिली बिजनेस में एक हेड होता है जो सब कुछ मेंटेन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। वो उस क्या करेगा, पास ऑन करेगा अपनी फ्यूचर जनरेशन्स पे उस बिजनेस को, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट हेड बन जाएगा, फिर वो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन करेगा। तो ऐसे ही फैमिली में ही वो बिजनेस रन करता है, ठीक है। तो जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी सॉरी जो एक लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फिर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है गवर्न बाय हिंदू पर्सनल लॉ। एक तो ये इसको जो गवर्न करती है वो हिंदू पर्सनल लॉ है, जो कि बिजनेस जिसमें कि बिजनेस ऑन और कैरी किया जाता है मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पूरी फैमिली है और वही उसको ओन करती है और कैरी करती है। और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। जो भी मैनेज कर रहा है, ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? कर्ता बोलेंगे। और अदर मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स नहीं बोलते, इसमें टी नहीं आएगा, पार्टनर्स नहीं है, को पार्टनर्स है, ठीक है। तो कर्ता मेन हेड है हमारा
और को पार्टनर्स क्या है, जितने भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं। कर्ता ट्रेडिशनली हेड और मैनेजर है जॉइंट एचयूएफ का, हेड भी है, मैनेजर भी है, ओनर भी है। कर्ता जनरली अथॉरिटी रखता है कि वो बिजनेस को मैनेज करेगा और जितने भी डिसीजंस है वो सारे लेगा। मेन जो है कर्ता है, ठीक है, हेड है, ओनर है, सारा काम जो है उसी को मैनेज करना है। हाँ, वो अपने फैमिली मेम्बर से, को पार्टनर से डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट ले सकता है कि अपने आइडियाज़ दो, इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, बट लास्ट में जो डिसाइड करना है वो करता ही करेगा कि क्या मैं डिसाइड कर रहा हूँ, कैसे मेरे को मैनेज करना है। ठीक है, सो जो अथॉरिटी है बेसिकली वो कर्ता के पास होती है। फिर है को पार्टनर्स। को पार्टनर्स अदर एलिजिबल मेंबर्स होते हैं जिनके पास एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट होता है एंसेस्ट्रल फैमिली प्रॉपर्टी में, और उनको को पार्टनर्स बोलते हैं। मतलब जो लीगली हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उस फैमिली बिजनेस के, तो उनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। और अंडर मॉडर्न हिंदू सक्सेशन लॉ डॉटर्स को भी को पार्टनरी का राइट है बाय बर्थ। ठीक है, तो अभी जो मॉडर्न वाला है उसमें पहले सन को होता था सिर्फ, क्योंकि डॉटर मैरिज के बाद चली जाती है, बट इसमें डॉटर्स को भी ये राइट दिया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ये भी है कि माइनर्स को हम ऐड करेंगे, माइनर्स को हम मानेंगे को पार्टनर्स या नहीं मानेंगे। तो जॉइंट एचयूएफ में माइनर्स जो है, जो भी बर्थ ले रहा है उस फैमिली में, उस फैमिली बिजनेस में, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जा रहा है। तो वो अब बर्थ के साथ ही उसकी को पार्टनर्स जो है वो अप्लाई हो जाएगी कि वो पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, फैमिली का, फैमिली बिजनेस का। तो इतना हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दया भाग एंड मिताकाशरा सिस्टम। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा देखने लायक है कि चलो ठीक है, थोड़ा देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक हेडिंग डाली है ताकि अगर आपको कवर करना है ये टॉपिक तो आप बाद में इसको गो थ्रू कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। दया भाग एंड मिताकाशरा सिस्टम, जो हमारा एचयूएफ होता है वो क्या होता है, एक फैमिली बिजनेस होता है। तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ही जैसा फॉलो नहीं होता है। तो इसमें है कि दया भाग सिस्टम फॉलो होता है फैमिली बिजनेस का वेस्ट बंगाल और आसाम में, और बाकी मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या फॉलो होता है, मिताकाशरा सिस्टम होता है। कि हिंदू जो फैमिली बिजनेस है उसका भी एक सिस्टम है, वो कैसे वर्क करेगा। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडिया के बेसिस पे, एक है दया भाग, एक है मिताकाशरा। ठीक है, तो दया भाग सिस्टम कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और आसाम में है मेनली, और मिताकाशरा बाकी के मोस्ट ऑफ द इंडिया में वो सिस्टम फॉलो होता है। और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, दया भाग सिस्टम में कोई भी तुम्हारी राइट जो है बर्थ से तुम्हें नहीं मिलती है। जैसे मैंने भी बताया था कि प्रोप्राइटरशिप राइट्स जो है कि तुम उस बिजनेस में को पार्टनर्स बन जाते हो जैसे ही बिजनेस उस फैमिली में तुम बर्थ लेते हो, तो ये दया भाग सिस्टम नहीं अलाउ करता है। जैसे ही तुम बर्थ लेते हो तुम्हारा कोई राइट नहीं होता है उस बिजनेस पे, जब तक करता है और करता मैनेज कर रहा है वो राइट्स जो है प्रोप्राइटरशिप राइट्स वो तुम्हें नहीं रिसीव होंगी। ठीक है, और इसमें क्या है, मिताकाशरा सिस्टम में राइट बाय बर्थ उसको सारी राइट्स मिल जाती है, जैसे ही वो बर्थ लेता है उस फैमिली में उस बिजनेस का भी को पार्टनर बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे इसके, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना सा बस बेसिक एक बार इंट्रो सा लेना था इस टॉपिक का। फिर उसके बाद है हमारे फीचर्स कि एचयूएफ जो है उसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले है फॉर्मेशन बाय स्टेटस। फॉर्मेशन बाय स्टेटस, मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इनटू द फैमिली रादर देन एन ऑर्डिनरी बिजनेस एग्रीमेंट। जैसे हर बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट होता है, चाहे प्रोफेशनल बॉडी के साथ हो, एम्प्लॉयर के साथ हो, किसी के भी साथ हो। तो एचयूएफ स्टार्ट करने में जैसे ही वो बर्थ लेता है उस फैमिली में वो को पार्टनर बन जाता है, उसको राइट रिसीव हो जाती है, कोई भी एग्रीमेंट की नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है मैनेज्ड बाय कर्ता। कर्ता हमारा हेड है, ऑनर है, मैनेजर है, सब काम वही करता है। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उनकी सबकी जो लिमिटेड है लाइबिलिटी, कर्ता की कैसी है, अनलिमिटेड। सिर्फ एक जो मैनेज है, ओनर है, हेड है, उसकी अनलिमिटेड होगी। बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उन सब की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, को पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स जनरली लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट इन द जॉइंट एचयूएफ। जितनी उनकी फैमिली प्रॉपर्टी में जितना उनका हक है, इंटरेस्ट है, उतने तक ही लिमिटेड है उनकी लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूटी।
बिजनेस कैन कंटिन्यू डिस्पाइट द डेथ ऑफ कर्ता बिकॉज अनदर एलिजिबल मेंबर कैन अज्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि अगर डेथ है, ल्यूनेटिक अगर वो हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, इनकेपेबल हो जाएगा, तो उससे अफेक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस पे। लेकिन यहाँ पे अगर कर्ता डेथ भी हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट तो नहीं, डेथ अगर हो जाती है कर्ता की, तो फिर भी जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अनदर एलिजिबल मेंबर जो है उसके फ्यूचर जनरेशन से या उसी की जनरेशन से वो मैनेजमेंट एज्यूम कर सकता है, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी नॉट रिक्वायर्ड। अनलाइक पार्टनरशिप, जो बिजनेस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है फैमिली मेंबर्स में। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। मिनिमम मेंबरशिप, जॉइंट एचयूएफ और को पर्सनल इंटरेस्ट जो है बिजनेस का, इसमें कोई मिनिमम मेंबरशिप भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम मेंबरशिप नहीं है, कोई मैक्सिमम मेंबरशिप नहीं है। जो भी उस फैमिली में है, जिसका इंटरेस्ट है, जो भी उस फैमिली मेंबर आता है, फैमिली में मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे बाय बर्थ जो है उनकी राइट है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे, फीचर्स थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारा जो HUF है उसके कैसे क्या एडवांटेज फीचर्स हैं। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं अगर हम HUF बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। कर तो हम सोल प्रोप्राइटर भी सकते थे, लेकिन हमने HUF फॉर्म क्यों चूज़ किया, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ईजी फॉर्मेशन, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी हमारा लीगल जो अग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो भी बहुत कम है। तो इस वजह से अगर हमें कोई HUF बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम ईजिली फॉर्म कर सकते हैं उसको। ठीक है, कंटिन्यूटी भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी नहीं थी, बट इसमें कंटिन्यूटी है, ग्रेटर है, क्योंकि इसमें अगर कर्ता को, जो मैनेजर है, हेड है, उसको कुछ भी हो जाता है तो अनदर जो मेंबर है, जो दूसरा फैमिली मेंबर होगा, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें ग्रेटर कंटिन्यूटी है सोल प्रोप्राइटरशिप से। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग, कर्ता जो है बिना कंसेंट के भी डिसीजंस ले सकता है, वो उसके ऊपर है, उसकी विल है तो वो डिसीजंस में इन्वॉल्व कर सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो कर्ता जो है डिसाइड कर सकता है विदाउट द कंसेंट फ्रॉम एवरी मेंबर। फैमिली लॉयल्टी रहती है पार्टनरशिप वगैरह में, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो हमारी फैमिली के तो नहीं है, हम उनको जानते नहीं है पर्सनली, तो एक लॉयल्टी पे, ट्रस्ट पे थोड़ा सा डाउट रहता है। इसमें सारी फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फैमिलियल कनेक्शन रहता है उनमें, तो एक लॉयल्टी रहती है कि बिजनेस के लिए जो भी सही होगा सब उसके लिए काम करने के लिए रेडी होंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स, लाइबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है को पार्टनर्स की, सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। इसमें भी सेम है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, जो मैनेज कर रहा है वो कौन है, कर्ता मैनेज कर रहा है, उसके अलावा अगर किसी को एक्सपर्टीज़ है तो वो हेल्प कर सकता है, लेकिन मैनेज और कंट्रोल मेन कौन करेगा, कर्ता। तो कर्ता के पास भी शायद कम एक्सपर्टीज़ हो, तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी उसको यूज़ करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कर्ता की। ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो कर्ता अगर इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाता है तो उसको जितना भी जो लॉस है वो बियर करना पड़ेगा, वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी से ही तो करेगा। तो को पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होने का भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कर्ता की, तो कर्ता जितना भी काम करेगा, जो भी उस लॉस को रिकवर करने के लिए पैसे अरेंज करेगा, वो भी तो फैमिली प्रॉपर्टी से ही करेगा। थर्ड है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, जितनी एक फैमिली रिसोर्सेज में जितने भी कैपिटल हमारे पास है उतनी ही कैपिटल है पूरी फैमिली के पास, हमारी फैमिली में जितनी भी हमारी कैपिटल है वही तो कर्ता यूज़ कर सकता है, अदरवाइज अगर वो बाहर से हेल्प लेगा तो वो HUF फॉर्म नहीं होगा। तो कैपिटल भी लिमिटेड है, मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता हो सकता है कि अगर कर्ता जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी अपने पास रख ले, सारा काम वही करे, तो शायद कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं फैमिली में भी। ठीक है, फिर उसके बाद है डिक्लाइनिंग रेलिवेंस। आजकल मॉडर्न फॉर्म में क्या हो रहा है कि मॉडर्न बिजनेस फॉर्म्स में जो इसकी रेलिवेंस है वो कम होती जा रही है। आजकल सब पार्टनरशिप और कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं रादर देन HUF। तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो है, बट HUF की जो रेलिवेंस है वो कम होती जा रही है, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म्स को ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लेस कॉमन इन लार्ज स्केल बिजनेस, स्पेशली लार्ज स्केल बिजनेस में, क्योंकि लार्ज स्केल में हमें बहुत कैपिटल चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए, एक फैमिली रिसोर्सेज पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के टूवर्ड्स। ठीक है, सो इतना ही था हमारा HUF के लिए। हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, फिर उसके बाद हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा है क्या है। 5 हमारी फॉर्म्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF,
कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ठीक है। उन पांचों फॉर्म्स में से हमने 2 अभी कवर कर लिए। कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये 2 हमारी हो चुकी है। जो बाकी 3 बची हैं, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप और कंपनी, ये तीनों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस, ठीक है। सारे के सारे लास्ट में क्वेश्चंस अटैच कर दूंगी मैं। तो पहले कोऑपरेटिव पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे और लास्ट में हम करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जितना भी पढ़ाया है और जितना भी हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया था उसको रिवाइज करके आएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट जो हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच and see you in the next class.